नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो हम शुरू करेंगे आज। दोस्तों, इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, तो साथियों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी मेरी क्लासें देख सकते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ेंगे हम? अरब के बारे में पढ़ेंगे, जो अरब आक्रमण हुए थे। अरब आक्रमण, सल्तनत काल, फिर मुगल काल, और दोस्तों उसका पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब दोस्तों, अरब आक्रमण जो हुए थे, तो दोस्तों हर्षवर्धन का शासनकाल था हमारे उत्तर भारत में। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद दोस्तों क्या हुआ था, अरब आक्रमण कई सारे भारत पे हुए थे। उसमें दोस्तों कुछ आक्रमण विफल भी हुए थे और कुछ आक्रमण सफल भी हुए थे। दोस्तों यह है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो साथियों, भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे वो इस क्षेत्र से हुए थे। किससे हुए थे? जो भारत का हमारा जो ये वाला हिस्सा नहीं है, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, तो साथियों नॉर्थ वेस्ट के हिस्से से भारत पे क्या हुए थे, आक्रमण हुए थे। क्योंकि साथियों इधर क्या था, इधर तो साथियों समुद्र था भारत के तीनों तरफ, और साथियों उत्तर में भारत के हिमालय खड़ा हुआ था। क्या खड़ा हुआ था? उत्तर में भारत के हिमालय था। इसलिए दोस्तों उधर से आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए दोस्तों जितने भी आक्रमण, भारी आक्रमण हुए भारत में, वो साथियों कहाँ हुए थे? वो इस क्षेत्र से हुए थे। तो साथियों धीरे धीरे आक्रमणकारी आते रहे, मुस्लिम आक्रमणकारी, और क्या करते रहे, हमारे भारत को साथियों क्या करते रहे, वो लूटते रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन था इस्लाम धर्म का प्रवर्तक, किसने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो साथियों इस्लाम धर्म की स्थापना की थी हजरत मोहम्मद ने। किसने की थी? हजरत मोहम्मद ने इसकी स्थापना की थी। और इनका जन्म साथियों मक्का के सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में साथियों एक मक्का नामक जगह है, तो वहां क्या हुआ था, हजरत मोहम्मद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल कहा जाता है। जब मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो साथियों मक्का के लिए क्या कहते हैं, बहुत पवित्र स्थल मानते हैं। इसलिए क्योंकि इनका क्या हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ था। और साथियों इनकी मृत्यु, तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी। भारत को किसने क्या कहा? साथियों भारत को अलग अलग नाम से लोगों ने पुकारा था। जो विदेश के लोग थे उन्होंने भारत को अलग अलग नाम से पुकारा था। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा। हमारा भारत जो देश है उन्हें क्या कहा? ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने साथियों से क्या कहा? तो यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। और हिंदू, हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब द्वारा किया गया था। साथियों उस अरबों ने क्या कहा था, हिंदू को, जो सिंधु नदी थी ना, सिंधु नदी को उन्होंने कहा हिंदू कह के बुलाया था। जो जम्मू कश्मीर से इधर से निकल के आ रही है वो सिंधु नदी है। अब साथियों क्या क्या था, अरब लोगों ने उस सिंधु नदी को हिंदू कहा था। क्या कहा था? सिंधु को हिंदू। तो साथियों वही जो हिंदू शब्द पड़ गया हमारे भारत का, क्या पड़ गया, वही शब्द क्या पड़ गया साथियों, हिंदू पड़ गया। सिंध पर विजय। दोस्तों भारत पर कई आक्रमण हुए थे उस समय। अब उसमें दोस्तों कुछ सफल भी हुए थे और कुछ विफल भी हुए थे। अब भारत पर पहला सफल जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? तो साथियों वह हुआ था 712 ईस्वी में। किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था। तो साथियों उसका नेतृत्व जो किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी साथियों भारत पर आक्रमण हुए थे, लेकिन वह क्या हुए थे, विफल हुए थे, सफल नहीं हो पाए थे। उसमें था उबैदुद्दौला। कौन था? उसमें उबैदुल्ला था। और साथ ही वह आक्रमण विफल हुआ था और वह क्या हुआ था, उसे भारतीय शासक ने पराजित कर दिया और उबैदुल्ला मारा गया। इराक के साथियों हाकिम थे एक, हाकिम अल हज्जाज। उन्होंने मोहम्मद कासिम को भेजा था इसका नेतृत्व करने के लिए। और साथ ही क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की। कब की थी? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की। और साथियों उस समय किसका शासन था सिंध पर? तो साथियों दाहिर का शासन था उस समय सिंध पर, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। साथियों अब इसकी हमें कहाँ से मिलते हैं इसके प्रमाण कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया या अरब की विजय हुई? तो साथियों एक ग्रंथ है चचनामा, और वह किसमें लिखा गया है? फारसी भाषा में साथियों यह ग्रंथ लिखा गया है, जिससे हमारे लिए सिंध पर विजय प्राप्त के इनके क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। किससे मिलते हैं? तो चचनामा से साथियों हमारे लिए इसके प्रमाण मिलते हैं। महमूद गजनबी। साथियों भारत पर अब क्या आता है, अब गजनबी वंश आता है धीरे धीरे। गजनबी वंश जो था साथियों, महमूद गजनबी या गजनी वंश। अब दोस्तों हुआ क्या था, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। यह एक तुर्क सरदार था। कौन था? तो साथियों यह एक तुर्क सरदार था। और जो गजनी वंश था वह भी क्या था, तुर्क साम्राज्य था, तुर्क वंश था। अल्पतगीन ने साथियों का किया था, अल्पतगीन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो अल्पतगीन ने अपनी राजधानी गजनी को बनाया था। और गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। तो साथियों एग्जाम में कई बार पूछता है कि यामिनी वंश किसका नाम है? तो दोस्तों गजनी वंश को क्या कहते हैं, यामिनी वंश भी कहते हैं। 998 ईस्वी में महमूद गजनबी गजनी का शासक बना।
जो महमूद गजनवी हैं साथियों, जिसने भारत पर आक्रमण किया, वह क्या बना, 998 ईस्वी में भारत का उसका गजनी वंश का शासक बना। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, इतने क्षेत्र पे कब्जा कर लिया धीरे धीरे। साथियों जो अफगानिस्तान का एरिया था वहाँ पे इनका साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब गजनवी बना, महमूद गजनवी शासक बना, तो उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। और जब भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, भारत के कुछ इतने हिस्से पे अपना राज्य का विस्तार कर लिया। देखिए पंजाब, सिंध, और यहाँ से क्या किया इन्होंने, लूटपाट की थी। क्या की थी, लूटपाट की थी। 999 ईस्वी में 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। साथियों कितनी बार, 17 बार आक्रमण किए। और इसका उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम स्थापना करना नहीं था, केवल भारत में लूटपाट करना था। क्या था, केवल भारत में लूटपाट करना था। तो साथियों भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था, महमूद गजनवी था। बगदाद के खलीफा ने महमूद को यामिन उद्दौला तथा आमीन उद्दौला मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। गजनवी का पहला आक्रमण भारत पर साथियों कब हुआ था, तो 1000 ईस्वी में भारत पर महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। अब साथियों चंदेल वंश एक राजपूत वंश था। विद्याधर अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था, यह अकेला ऐसा राजपूत शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और साथियों मुसलमानों से कभी नहीं हारा। और जो महमूद गजनवी थे उनका भी साथियों सामना सफलतापूर्वक किया। तो साथियों एक ऐसा राजपूत शासक जिसने मैदान नहीं छोड़ा, वो कौन था, चंदेल वंश का शासक था। क्या नाम साथियों, उसका नाम है विद्याधर। क्या नाम है, तो विद्याधर ने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गजनवी का। दोस्तों देखते हैं कि जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पे, सोमनाथ मंदिर पे, वो किसके वंश में किया था और कौन उस समय शासक था। तो साथियों सोलंकी वंश था उस समय। कौन था सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम। उनके शासनकाल में महमूद ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। साथियों वह बहुत भव्यशाली मंदिर था जहां महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, केवल क्या किया था, लूटपाट करने के लिए, और उसे लूट लिया। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने कराया था, सोमनाथ मंदिर का। इसका उल्लेख साथियों ऋग्वेद में भी मिलता है। जो सोमनाथ मंदिर है वो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में भी मिलता है, यानी कि काफी पुराना मंदिर है ये। साथियों यह देखो मंदिर है, मैंने आपको दिखाया है मंदिर है, और यह है सोमनाथ मंदिर, ये रहा। ये साथियों आपका गुजरात में सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर स्थित है। गजनवी के साहित्यकार थे जो कुछ प्रमुख थे, उतबी, बैहाकी, फरिश्ता, फिरदौसी, अलवर्नी। यह गजनवी के कुछ प्रमुख साहित्यकार थे। उतबी ने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की। किसकी की, तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की। इतिहासकार लेन पोल ने इसे पूर्वी पेप्स की उपाधि भी दी थी। फरिश्ता, साथ ही फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी थी। ये साथियों सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं, कई बार आपके साथियों एसएससी और यूपीएससी एग्जाम पूछ चुकी पेपर में कि ये किताब किसने लिखी है, इसकी रचना किसने की। और साथियों आने वाले समय भी क्या होते हैं क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें आराम से और आसानी से साथियों याद कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। फिरदौसी ने शाह नामक रचना की थी। किसकी, शाह नामक रचना फिरदौसी ने की थी। यह महमूद के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। कौन था, एक प्रसिद्ध विद्वान कवि था महमूद के दरबार का। फिर साथियों आते हैं अलवर्नी। अलवर्नी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। इतिहासकारों के लिए साथियों आज भी यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि दोस्तों यह लिखित प्रमाण मिलते हैं यहाँ से अलवर्नी की किताब से। तो साथियों अलवर्नी जब महमूद गजनवी के समय आया था भारत की यात्रा के लिए, तो उसने भारत के इतिहास में काफ़ी कुछ लिखा है। इसमें राजपूत कालीन समाज, उनके धर्म तथा रीति रिवाज की जानकारी भी मिलती है इसकी किताब से, अलवर्नी की किताब से। किताब कौन सी है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। दोस्तों अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, कौन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 1175 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार भारत के लिए करता रहा, यानी भारत पर क्या करता रहा, अपनी चढ़ाई करता रहा। साथियों एक आक्रमण भारत पर हुआ था, मोहम्मद गौरी ने किया था।
1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वह भीम द्वितीय यानी कि मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में गौरी को बुरी तरह परास्त किया। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था नायिका देवी के ऊपर, तो वो उसने सोचा, नायिका देवी के हस्बैंड नहीं थे, जो राजकुमार थे वो नहीं थे, तो गौरी ने सोचा कि नायिका देवी एक महिला है, उन्हें मैं आसानी से हरा दूंगा। साथियों, वह उनकी रणनीति, उनकी वीरता से परिचित नहीं था, और जब उसने आक्रमण किया तो अपने सूझबूझ, अपनी वीरता से जो राजपूत रानी थी नायिका देवी, उन्होंने साथी मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। ऐसा माना जाता है कि उनके एक ही बार में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया था और साथी वह घोड़े से नीचे गिर गया था। वह उस समय साथी भारत से भाग गया था और उसने फिर कभी भारतीय महिलाओं पर बुरी नजर नहीं डाली और ना ही उन्हें कमजोर समझने की कोशिश की थी। तो साथियों, एक थी रानी नायिका देवी जिन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गौरी को हराया था बुरी तरह। साथ ही मोहम्मद गौरी द्वारा लगे 4 युद्ध कौन कौन से थे? वो 3 युद्ध। एक तो था 1191 वाला, एक 1192 तराइन द्वितीय युद्ध, और एक था 1194 चंदावर का युद्ध। ये 3 युद्ध साथियों मोहम्मद गौरी ने प्रमुख लड़े थे, और इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का भारत पर अपना साम्राज्य उन्होंने विस्तार कर लिया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में गौरी बुरी तरह पराजित हुआ था। साथियों, पृथ्वीराज चौहान जो एक राजपूत शासक थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, क्योंकि साथियों जो राजपूत शासक थे वो किसी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। मोहम्मद गौरी साथियों बुरी तरह परास्त हुआ था और मैदान में पड़ा हुआ था, और वहीं साथियों पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दया का प्रदर्शन किया और मोहम्मद गौरी को अपनी उदारता का परिचय दिया और मोहम्मद गौरी को बख्श दिया और उसे जाने दिया। लेकिन साथियों क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने उसका गलत फायदा उठाया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें साथियों क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, और जो मोहम्मद गौरी जीता था, तो साथियों वो पृथ्वीराज चौहान की दया और उनकी उदारता का कारण था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता के कारण, जो राजपूत शासक थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को जो पहला युद्ध हराया था तो उन्हें बख्श दिया था। लेकिन साथियों उसका गलत फायदा किसने उठाया, मोहम्मद गौरी ने उठाया और भारत पर दोबारा आक्रमण किया, और साथियों भारत पर क्या किया, उसने विजय प्राप्त की। और इस दूसरे युद्ध के कारण साथियों क्या हुआ था, दिल्ली पर भारत जो राजपूत शासक थे उनका क्या हुआ, अंत हो गया था मोहम्मद गौरी के साथ साथ। इस युद्ध में ही मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। और 1194 में गौरी ने और कन्नौज राजा, जो कन्नौज का राजा था जयचंद, उसके बीच एक युद्ध और हुआ, चंदावर का युद्ध, जिसमें साथी गौरी फिर से क्या हुआ, विजय हुआ और गौरी की जीत हुई थी। यह हमारे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान है, और यह कौन है, यह मोहम्मद गौरी। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने क्या किया था, ऐबक वंश की स्थापना की थी, या गुलाम वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, भारत या भारत के कई पड़ोसी देशों का एक शिक्षा केंद्र था, और वह शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। साथियों वहाँ पे काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाती थी उस समय। लेकिन साथ ही हुआ क्या था, उसे बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया, उसे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। 1193 से 1202 ईस्वी के बीच नालंदा विक्रम विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा एवं 2 थे, और विक्रम विश्वविद्यालय को साथियों इन्होंने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। तो साथियों 2 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, नालंदा और विक्रमशिला, दोनों को साथियों बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। और यह कौन था, यह एक ऐबक का सेना नायक था। तो दोस्तों जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे उन्हें साथियों क्या किया, इसने जो बख्तियार खिलजी था उसने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे महमूद गजनवी और साथियों मोहम्मद गौरी कंप्लीट होती हैं। अब साथियों कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, हम कल पढ़ेंगे सल्तनत काल से। तो दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, जिससे वो भी क्लास का आनंद ले सके। साथियों क्लास को लाइक कर दो, और जो क्लास के साथ नए हैं साथियों वो क्लास को कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी के साथ।